हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऑफ द जनरल रूल। राइट नाउ, व्हाट इज द जनरल रूल? तो जनरल रूल ये कहता है कि किसी भी पर्सन की जितनी भी इनकम है किसी भी सोर्सेज से एक साल की यानी एक प्रीवियस ईयर की, उस पे उसे टैक्स देना होता है इन असेसमेंट ईयर। राइट। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, हमने पहले डिस्कस किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। एंड एज पर द जनरल रूल, एवरी पर्सन who is an assessee and whose total income of previous year exceeds exemption limit shall be liable to pay tax in an assessment year. राइट, ये बेसिस ऑफ चार्ज में मैंने बताया था। तो एज पर जनरल रूल आप प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम अर्न करेंगे उस पे आप असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगे। यानी बिल्कुल आसान शब्दों में बोल दूं तो एक साल आप कमाएंगे और अगले साल टैक्स देंगे। राइट, ये जनरल रूल है। तो मतलब अगर हमारा प्रीवियस ईयर 2024-25 है, तो इट मींस 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक आप जो भी इनकम अर्न करेंगे उसमें आप 25-26 में टैक्स देंगे। आई थिंक ये सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। राइट, प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। और इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, तो अगर नहीं है तो वो देखें तो उसमें क्लियर हो जाएगा। पहले बेसिक समझना जरूरी है, उसके बाद ये चीजें समझ में आएंगी। राइट। सो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि प्रीवियस ईयर में आपने जो भी कमाया उस पे नेक्स्ट ईयर में आप असेसमेंट ईयर में उस पे टैक्स देते हैं। ये जनरल रूल है। बट here we are going to discuss the exceptions of this general rule. Right. And when I am saying exception, it means कि these are those cases where this general rule is not applicable. Right. यहां पर ये जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेम प्रीवियस ईयर में, सेम फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप अर्न करेंगे उस पे टैक्स देंगे। राइट। असेसमेंट ईयर के लिए गवर्नमेंट वेट नहीं करेगी। सर ऐसा क्यों? है ना। तो उसके लिए हम समझें इसको कि गवर्नमेंट ने ये 5 केसेस ऐसे बताए हैं एक्ट के अंदर। गवर्नमेंट ये कहती है कि इन केसेस में जो अब मैं डिस्कस करूंगा, इन 5 केसेस में गवर्नमेंट कहती है कि हम आपके लिए असेसमेंट ईयर यानी अगले साल तक वेट नहीं करेंगे आपकी इनकम पे टैक्स का। हमें तो साथ के साथ ही टैक्स चाहिए, जैसे आप कमाएं साथ ही हमें टैक्स दे दें। राइट। तो ऐसा क्यों? क्या सरकार को हम पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल सही, बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर हम ये केसेस को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये केसेस ही ऐसे हैं जिसके अंदर कि गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल होगा कि ट्रेस करना कि नेक्स्ट ईयर आप टैक्स देंगे भी या नहीं देंगे। राइट, ये केसेस ही ऐसे हैं। तो इन केसेस में गवर्नमेंट ने कहा कि आप साथ के साथ इनकम अर्न करें और साथ के साथ हमें टैक्स पे कर दें। ठीक है, अब वो क्या केसेस हैं, ऐसा क्यों है, जब हम केसेस डिस्कस करेंगे तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है कि इन केसेस में गवर्नमेंट आपको असेसमेंट ईयर की लिए टाइम नहीं दे रही है। रेगुलर असेसमेंट बोलते हैं जिसको। तो रेगुलर असेसमेंट का टाइम आपको नहीं दे रही है गवर्नमेंट, कह रही है आप साथ के साथ कमाएं और साथ के साथ टैक्स भर दें। क्लियर है जी ये चीज? तो फटाफट से देखते हैं जरा, केसेस वेयर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड टू इन द सेम ईयर। राइट। सो एज पर द नॉर्मल रूल या जनरल रूल क्या कहता है? द इनकम अर्न ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर is assessed or charged to tax in the immediately succeeding year. ये पता है ना आपको, इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का ठीक अगला साल जो होता है, नेक्स्ट ईयर जो होता है, फॉलोइंग ईयर जो होता है, वो क्या होता है? असेसमेंट ईयर। तो जनरल रूल ये है, हाउएवर इन द फॉलोइंग केसेस द इनकम इज टैक्स्ड इन द सेम प्रीवियस ईयर। बट इन केसेस में ये जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको सेम प्रीवियस ईयर में टैक्स देना होगा। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं कि वो केसेस, एक्सेप्शनल केसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला केस जो है वो यहाँ पर दिख रहा है आपको, नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस सेक्शन 172। ठीक है जी। यहाँ पर दो चीजें हैं ध्यान देने वाली।
एक तो नॉन रेजिडेंट की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो पर्सन होगा वो नॉन रेजिडेंट होगा, राइट। एक तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो पर्सन होगा वो कौन होगा, नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है। और ऊपर से उसका शिपिंग बिजनेस होगा, ठीक है जी। नॉन रेजिडेंट है और शिपिंग बिजनेस है, शिप का बिजनेस है उसका, ठीक। अब यहाँ पर एक बात समझ लेना, जब मैं बोलता हूँ पर्सन, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं और इन बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब भी मैं बोलता हूँ इस एक्ट के अंदर पर्सन, तो उस पर्सन से हमारा मतलब क्या है। पर्सन से हमारा मतलब मैंने पहले भी क्लियर किया था कि किसी इंसान या जीते जागते इंसान से या मनुष्य से या, है ना, व्यक्ति से नहीं है। एज पर टैक्स पर्सन से हमारा मतलब है हर वो व्यक्ति या हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो इनकम अर्न करेगी, राइट। सो पर्सन के अंदर इंडिविजुअल्स भी आते हैं, एचयूएफ भी आती हैं, फर्म्स भी आती हैं, कंपनी भी आती हैं, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटीज, एवरी एवरी ऑर्गेनाइजेशन और एवरी इंडिविजुअल हु अर्न्स इनकम, जो इनकम अर्न करता है, ठीक है, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई संगठन, कोई संस्था, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बार बार अब इस चीज को नहीं हम करेंगे। तो लेकिन शुरुआत में मैं बार बार हर वीडियो में ये बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक टर्म्स हैं। नया सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा 3-4 बार बोलूंगा तो उसके बाद ये चीजें माइंड में बिल्कुल बैठ जाएंगी, तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी टर्म पर्सन यूज होगी तो आपके दिमाग में फटाफट क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर हम बात एक्ट के अंदर बताए गए पर्सन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इट मे बी अ फर्म, इट मे बी अ कंपनी, इट मे बी एन इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर, एओपी, बीओआई, एनीवन, राइट। चलो जी, तो बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, दो बातें यहाँ पर हो रही है कि जो भी पर्सन है एक तो वो नॉन रेजिडेंट है। अब सर ये नॉन रेजिडेंट क्या होता है, तो इसको अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर है। इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसमें हम किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझ दें कि कोई भी पर्सन जो होता है उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो ये होगा, या तो वो रेजिडेंट है इंडिया में या नॉन रेजिडेंट है, ठीक है जी। अभी के लिए फिलहाल इतना समझे, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो अगर जो पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट, अब ये कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया आपको, अगले चैप्टर में ही सीखेंगे। अभी बताऊंगा तो पूरा एक चैप्टर बीच में आ जाएगा और दूसरी बात समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि है ना वो अलग कंसेप्ट है, ये अभी अलग चल रहा है। सो फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन अगर वो नॉन रेजिडेंट है और उसका शिपिंग बिजनेस है तो उनके लिए सेक्शन 172 लगता है, और उसमें ये एक्सेप्शन है जनरल रूल की, ठीक है। क्या कहता है एक बार पढ़ते हैं इसको ध्यान से। इफ अ नॉन रेजिडेंट ओन्स अ शिप, यानी कोई भी पर्सन अगर नॉन रेजिडेंट है और उसका अपना शिप है या शिप इज चार्टेड बाय हिम, है ना। चार्टेड बाय हिम का मतलब लीज पे ले रखा है शिप, है ना, अपना है या लीज पे लिया हुआ है। एंड द शिप कैरीज पैसेंजर, और उस शिप में पैसेंजर्स, लाइव स्टॉक, जानवर, है ना, इंसान, जानवर, मेल मतलब डाक, और गुड्स, है ना, कुछ भी चीज, कुछ भी इनमें से वो शिप के थ्रू इंडियन पोर्ट पे लाता है, ठीक है जी। या यूं कहूं कि कोई शिपिंग कॉरपोरेशन है, कोई शिपिंग कंपनी है, या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है सोल प्रोप्राइटर जिसका शिपिंग का बिजनेस है, या कोई फर्म हो सकती है जिसकी पार्टनरशिप फर्म जिनका शिपिंग का बिजनेस है, राइट। और उनका जो शिप है उसको एक कंसाइनमेंट मिला इंडिया में गुड्स डिलीवर करने का, ठीक है। तो मैंने बोला है उसमें गुड्स भी हो सकती हैं, डाक भी हो सकती है, मेल, है ना, लाइव स्टॉक, कोई जानवर, या पैसेंजरी, जैसे शिप में पैसेंजर आते हैं, है ना, क्या बोला, तो कुछ भी, एनीथिंग। तो वो इंडिया में इंडियन पोर्ट पे वो शिप ये सामान लेके, है ना, या कुछ भी लेके आता है, ठीक है जी। तो इस केस में इन्होंने बोला कि 7.5% ऑफ द अमाउंट पेड और पेएबल, तो जितना भी उसको उस कंसाइनमेंट के लिए पेमेंट निर्धारित हुई है, जो पेमेंट तय हुई है, जो पेमेंट डिसाइडेड है ना, मिल गई या मिलने वाली है, पेड और पेएबल, राइट, ऑन अकाउंट ऑफ सच कैरियज टू द नॉन रेजिडेंट शेल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे।
कंसेप्ट समझ के उसने क्या बोला है, 7.5% टैक्स नहीं देना उस अमाउंट का। ये पढ़ लो एक बार ध्यान से, ये कहीं नहीं लिखा कि 7.5% ऑफ द अमाउंट पेड और पेएबल इज टू बी पेड एज अ टैक्स। टैक्स नहीं है ये, नहीं। क्या है, 7.5% ऑफ सच पेमेंट, है ना, पेड और अमाउंट पेड और पेएबल shall be deemed to be the income of the taxpayer। तो सर इनकम तो ये नहीं होनी चाहिए जो अमाउंट उसे मिल रहा है या मिलने वाला है, जो मिल गया है वही हुई ना इनकम। नहीं, ध्यान रखना, बिजनेस में जब हम बात कर रहे हैं तो बिजनेस में इनकम से हमारा मतलब क्या होता है, बिजनेस में इनकम से हमारा मतलब होता है नेट इनकम से या प्रॉफिट से। ठीक है जी। और प्रॉफिट आपको पता है कैसे आता है, प्रॉफिट बिजनेस में आता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, खर्चे निकाल के। ठीक है जी। तो अगर उसको जो भी अमाउंट पेड और पेएबल है वो तो उसका रेवेन्यू हो गया कि उसको इतना पैसा ल, मिलेगा, इतना तय हुआ है कि भाई, तो वो उसकी इनकम थोड़ी है, इनकम होगी प्रॉफिट। प्रॉफिट कब आएगा, जब खर्चे एक्सपेंसेस माइनस होंगे सारे, तो वो इनकम आती है। बिजनेस में इनकम मतलब प्रॉफिट है। तो अभी के लिए समझ लें कि बिजनेस में जो हमारे पीएनएल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें जो नेट प्रॉफिट आता है वो बेस होता है बिजनेस इनकम का। प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो 5 हेड मैंने बताए थे, इन, है ना, इनकम के, उन 5 हेड में से एक हेड है, तो वहां पे नेट प्रॉफिट बेस है उसका बिजनेस इनकम का। बाकी टैक्स के पर्पज से उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी करनी होती है, वो हम उस चैप्टर में सीखेंगे। चलो जी, तो नॉन रेजिडेंट शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम, तो उसको जितना भी अमाउंट मिलने वाला है या मिल गया है उसका 7.5% हम उसकी इनकम मान रहे हैं, और उस इनकम पे टैक्स देना है। ठीक है जी। अभी मैं इसको एक एग्जांपल से भी समझा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा ये। द मास्टर, तो एक एक पॉइंट मैं टाइम लेके समझा रहा हूँ इस तरीके से ताकि वो दोबारा आपको भूलेगा ही नहीं, राइट, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है और उसके पास शिप है, और उसका शिप जो है वो इंडिया में पैसेंजर्स, लाइव स्टॉक, मेल, गुड्स कुछ भी लेके इंडिया में आता है इंडियन पोर्ट पे, तो उसको जो भी अमाउंट मिला है या मिलने वाला है उस अमाउंट का 7.5% हम उसकी इनकम मानेंगे, और उस इनकम पे उसको टैक्स देना है। क्लियर है। टैक्स कब देना है सर, अगले साल तक के लिए वेट नहीं करेंगे, कब देना है, साथ ही साथ देना है। तो कैसे बोलता है आगे, द मास्टर ऑफ द शिप शेल सबमिट अ रिटर्न, कि जो शिप का मालिक है, मास्टर है या कैप्टन है, शेल सबमिट अ रिटर्न ऑफ इनकम, वो इस इनकम पे जो 7.5% इनकम आएगी इस पे वो रिटर्न फाइल करेगा, यानी इस पे टैक्स देगा, बिफोर डिपार्चर ऑफ द शिप, शिप के जाने से पहले। ठीक है जी। डिपार्चर फ्रॉम द इंडियन पोर्ट, कि इससे पहले कि शिप जो है वो इंडियन पोर्ट छोड़ के जाए, उसको इस पे टैक्स देना है। ठीक है। सर टैक्स कहाँ देगा, अब उसको क्या पता, मैंने पहली बात ये बता दूं, यहाँ रेजिडेंट बोला है, तो रेजिडेंट से ये मत समझ लेना कि वो हमेशा फॉरेनर ही होगा। ठीक है, रेजिडेंट जो है, नॉन रेजिडेंट, सॉरी, नॉन रेजिडेंट फॉरेनर होगा नहीं, इंडियन भी नॉन रेजिडेंट हो सकता है, वो मैं अगले चैप्टर में सिखा दूंगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस का या रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का सिटीजनशिप से कुछ लेना देना नहीं है। अ फॉरेनर हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया मे बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, an Indian who is the citizen of India but may be non-resident of India, right? तो ये अलग चीज है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सिटीजन से अलग चीज है। ठीक है जी। तो अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है, ठीक है जी, और वो इससे पहले, वो जब तक टैक्स नहीं भरेगा, तो उसका शिप जो है, मास्टर जब तक टैक्स नहीं भर देगा तब तक उसका शिप जो है वो इंडियन पोर्ट छोड़ के जा नहीं सकता। ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सर अब वो तो यहाँ का है नहीं, मे बी फॉरेनर भी हो सकता है, या उसकी कंपनी बाहर की है, फॉरेन कंपनी है, ये भी हो सकता है। तो टैक्स कैसे भरेगा, और उतना टाइम लगेगा इसमें, तो बहुत प्रोसेस है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसको टैक्स भरने के लिए कहीं नहीं जाना है, जो इंडियन पोर्ट्स होते हैं उन्हीं पोर्ट्स पे, जैसे कस्टम ऑफिसर होते हैं, कस्टम विंडो होती है कस्टम ऑफिस की, ऐसे ही इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी वहां पर बैठते हैं, उनका ऑफिस होता है। तो वहां पर जाके कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं, उन्हें बस बताना है कि भाई ये हमारी पेमेंट अमाउंट है, इस हिसाब से ये कैलकुलेट करके अमाउंट बनता है, एक चालान कटता है, उसके थ्रू, उस चालान के थ्रू इनको अपना टैक्स दे देना होता है। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। तो साथ के साथ आप टैक्स भरेंगे तभी आपका शिप जा सकता है। अब
सच रिटर्न में बी सबमिटेड विद इन, क्या सर इसमें बिल्कुल स्कोप नहीं है कि थोड़े दिन का टाइम मिल जाए, शिप पहले चला जाए उसके बाद हम टैक्स दे दें, ऐसा बिल्कुल प्रोविजन नहीं है। क्या कहता है आगे प्रोविजन, सच रिटर्न में बी सबमिटेड विद इन 30 days ऑफ द डिपार्चर ऑफ शिप, शिप के जाने के 30 दिन के अंदर अंदर भी, शिप जब चला जाए उसके 30 दिन के अंदर भी, ये 30 दिन बाद तक में भी ये रिटर्न भरी जा सकती है। लेकिन इफ असेसमेंट ऑफिसर एओ, यहाँ पर ध्यान रखना इनकम टैक्स के अंदर जो इंचार्ज होता है वो एओ होता है, यानी असेसिंग ऑफिसर होता है। ये एओ क्या होते हैं, एरिया वाइज होते हैं, मतलब आपका जहां आप रहते हो उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट जोन वाइज एरिया वाइज जो है असेसिंग ऑफिसर होते हैं, उनके पास वो केसेस, उस एरिया के जितनी इनकम टैक्स जाते हैं वो उनके पास केसेस जाते हैं, ठीक है जी। तो इफ द असेसमेंट ऑफिसर जो है, असेसिंग ऑफिसर भी बोलते हैं इसको, एओ, इज सेटिस्फाइड दैट इट विल बी डिफिकल्ट, अगर आपके पास कोई ऐसा रीजन है, सॉलिड रीजन है जो जिससे कि असेसिंग ऑफिसर के लिए कोई ये ट्रस्ट हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए उस रीजन से कि जो मास्टर है शिप का उसके लिए रिटर्न फाइल करना मुश्किल है जब तक कि शिप चला ना जाए, यानी शिप का जाना बहुत जरूरी है, और ठीक है उसके बाद ही वो रिटर्न भर पाएगा, या थोड़ा टाइम चाहिए और उसके लिए कोई रीजन आपके पास सॉलिड होना चाहिए, ठीक है जी। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, और तब वो परमिशन दे देगा आपको कि हाँ शिप को भेज दो, और 30 दिन का टाइम दे दिया। लेकिन अब सर मास्टर तो शिप के साथ चला गया, ये भी हो सकता है, तो वो टैक्स किससे लेंगे, तो उसके लिए आगे सुन लो क्या कह रहा है, एंड इफ सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स हैज बीन मेड, कि शिप तो चला जाएगा लेकिन एक ऐसा यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट बनाया जाएगा कि उसका टैक्स 30 दिन के भीतर भी कोई भर दे, 30 दिन के अंदर कोई वो टैक्स भर दे। वो अरेंजमेंट क्या होगा, बिल्कुल आप अपना कोई यहाँ पर डीम्ड एसएससी किसी को अपॉइंट करेंगे, कोई आपकी गारंटी लेगा। अब वो गारंटियर या डीम्ड एसएससी ऐसा नहीं होगा रास्ते चलते आप किसी भी रिक्शे वाले को किसी को भी उठा के ले आओ और कहो जी ये मेरा डीम्ड एसएससी है मेरा टैक्स भरेगा, जी नहीं। यहाँ का वो रेजिडेंट पर्सन होगा, उसके भी पैन कार्ड आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, वो पर्सन लिखित में गारंटी देगा कि हाँ मैं इसका जो रिटर्न है टैक्स है 30 days के अंदर फिल कर दूंगा, इस तरीके का सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट शुड बी मेड, उसके बाद ही परमिशन दी जा सकती है। और उस पर्सन को फिर जो डीम्ड एसएससी है वो विद इन 30 days जो है वो रिटर्न फाइल करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ध्यान रहे जिसको आपने डीम्ड एसएससी अपॉइंट किया है ही और शी विल बी द असेसी इन डिफॉल्ट हो जाएगा, अगर उसने टाइम से 30 दिन में नहीं भरा तो सरकार उसी से टैक्स वसूलेगी, ठीक है जी। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। पहला केस नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस के केस में जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, आप साथ के साथ पेमेंट लेंगे और उस पर टैक्स भरेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब फटाफट से दो तीन बातें इसमें सुन लेते हैं कि सर इसको इसमें क्यों रखा, तो जरा उसका रीजन समझ लेते हैं। पहली बात, क्योंकि एक तो नॉन रेजिडेंट है और दूसरा शिपिंग बिजनेस है, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें ये नहीं पता कि इस साल के बाद अगले साल भी हो सकता है अगले साल वो ना आए इंडिया में, जरूरी नहीं है ना अगले साल भी उसको इंडिया का असाइनमेंट मिलेगा ही मिलेगा या यहाँ का कोई कंसाइनमेंट मिलेगा, जरूरी नहीं है ये। तो हो सकता है उसका आना ही ना हो, तो गवर्नमेंट कैसे ट्रेस करेगी कि भाई अगले साल वो टाइम से रिटर्न भर दे, ठीक है। और हो सकता है कि उसकी कंपनी फॉरेन में रजिस्टर्ड है ना, तो उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो भी वही मेंटेन होती है, तो उसका एनुअल प्रॉफिट कब निकल के आएगा, जब बुक्स क्लोज होंगी ईयर एंडिंग में, राइट। तो बहुत सारे झमेले हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा हमें इन झमेलों में नहीं पड़ना है, आप यहाँ पर आ रहे हो यहाँ से पेमेंट ले रहे हो, जो टैक्स बनता है साथ में जमा कराओ और अपना जहाज लेके जहां मर्जी जाओ, ठीक है जी। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है, इसलिए इसमें प्रोविजन रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए भी उसको आगे ट्रेस करना, पहली बात। दूसरी बात, जो यहाँ पर मैंने बोला कि 7.5% इनकम, इसको जरा सुन लेते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपको जो अमाउंट मिला, एक सिंपल सा अमाउंट ले लेते हैं 10 लाख रुपीज, ठीक है जी। जो उनको उसको यहाँ पर कंसाइनमेंट लाने का अमाउंट मिला शिप को 10 लाख, ठीक। तो 10 लाख तो अमाउंट पेड और पेएबल हो गया, इसमें इनकम क्या मान रहे हैं हम, 7.5%। 7.5% किसका, 10 लाख का, जो कि कितना होगा 75,000, कितना होगा 75,000, ठीक है।
चलो, तो 7.5% जो है ये 75,000 इनकम मान रहे हैं, मतलब प्रॉफिट। टैक्स कितना बनेगा? टैक्स होगा इसका 30, अगर इंडियन कंपनी है तो 30%, फॉरेन कंपनी है तो 40% होता है। ठीक है, ये आप आगे देखोगे स्लैब रेट वगैरह, वैसे हम स्लैब रेट में पढ़ेंगे। और कंपनीज के लिए स्लैब रेट नहीं होती, उनके लिए फ्लैट होता है, 30% टैक्स देना होता है। तो इंडियन कंपनी है तो 30, फॉरेन है तो 40। तो 30% किसका निकालेंगे? 75,000 का। ठीक है, या 40%, और 40% जो भी केस होगा वो इसका निकलेगा। ठीक है, XYZ जो भी अमाउंट आएगा, प्लस उसमें 4% एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस होता है। ये सब किसी को देना होता है। जितना भी इनकम टैक्स के अंदर जितना भी टैक्स आपका बनता है, उस टैक्स का आप 4% और देंगे ऊपर से। इसको एजुकेशन एंड हेल्थ सेस बोलते हैं। एजुकेशन प्लस हेल्थ सेस होता है। ये हर टैक्स पेयर को अपने टैक्स का 4% और देना होता है, टैक्स का। यानी इसको मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ। जैसे 7500 है, 75,000 है, तो इसका अगर मैं 30% यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है ना, तो वो जाके बैठेगा 22,500, है ना। तो वो जो 22,500 बनेगा उसका 4% और, ठीक है, उसका 4% जो है आप और ऐड कर देंगे 20 उस अमाउंट का, टैक्स का, है ना। तो उस टैक्स का 4% और जोड़ देंगे, तो वो आपका टोटल अमाउंट बनता है। तो वो आपको टैक्स देना है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है, सर ये 7.5% का क्या है, ये क्यों किया? देखो, क्या हुआ है कि हम गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें साथ के साथ टैक्स दो। अब जो जिस पर्सन से आप टैक्स मान रहे हो वो सीधा सीधा ये बोल सकता है कि सर आप इनकम पे यानी प्रॉफिट पे टैक्स लोगे। और प्रॉफिट कब निकलता है? ईयर के एंड पे ही निकलेगा। और हो सकता है वो कहे कि मेरा कोई एक शिप तो चल नहीं रहा, मेरे 3 4 5 7 10 शिप हैं, अलग अलग, है ना, चलते हैं। तो उन सबसे मिला के मुझे एक साल में जो प्रॉफिट आता है वो मैं आपको अभी कैसे बता दूं यहाँ पे खड़े पाऊं? उसके लिए मुझे अपने अकाउंट्स क्लोज करने होंगे, और जो ईयर एंडिंग में क्लोज होंगे उसके बाद जाके मेरा टोटल प्रॉफिट या लॉस जो है वो निकल के आएगा, बिजनेस इनकम। ठीक है, तो मैं अभी कैसे बता दूं? तो उसके लिए उन्होंने कहा ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है, फैक्ट है कि इतना टाइम नहीं है कि वो यहाँ बैठ के उसका पूरा हिसाब करे। तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल रीजनेबल एक मार्जिनल सा रेट रख देते हैं, 7.5%। यानी गवर्नमेंट ये कह रही है कि तेरे कितने खर्चे होंगे, तो गवर्नमेंट कह रही है हमने 92.5% तेरे खर्चे मान के छोड़ दिया, इससे ज्यादा खर्चे तो नहीं होंगे। यानी वो कह रहे हैं कि अगर तेरे को 100 रुपए मिलते हैं तो 100 में से 92 रुपीज 50 पैसे, 100 रुपीज अगर मिल रहे हैं तो उसमें से 92 रुपीज 50 पैसे तेरे खर्चे मान लिए हमने, एक्सपेंसेस। सिर्फ 7.5 यानी 7.5 रुपए हम तेरी इनकम यानी प्रॉफिट मान रहे हैं। तो इतना रीजनेबल रखा है जिसमें किसी को भी कोई आपत्ति ना हो। ठीक है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने ये एक रेट डिसाइड कर दिया है जो रीजनेबल भी है और किसी के लिए मुश्किल भी नहीं है इसमें। तो अब सीधा सीधा आप अपने उस अमाउंट का 7.5% इनकम लो, उस पे जो टैक्स बनता है वो टैक्स जमा कराओ और जाओ। ठीक है जी, तो ये पहला केस है जिसपे जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक, ऐसे टोटल कितने केसेस हैं सर? तो मैंने शुरू में ही बोला था कि ये 5 एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, जिसमें से ये पहला केस मैंने डिस्कस किया, जो कि समझने में टाइम लगता है क्योंकि पहला भी है और दूसरा थोड़ा सा इसमें चीजें भी ज्यादा है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ कि सेकंड वो एक्सेप्शन कौन सी है सर जिसमें हमें सेम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए असेसमेंट ईयर के लिए गवर्नमेंट जो है वो वेट नहीं करेगी। ठीक है जी, चलो। तो नेक्स्ट जो हमारा केस आता है वो आता है असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, सेक्शन 174। कहता है व्हेन इट अपीयर्स टू द असेसिंग ऑफिसर, जब असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन में लीव इंडिया, वो इंडिया छोड़ के जा सकता है ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, जो करंट, ये मैंने पहले ही बताया था सर, करंट प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर। तो मैंने क्या बोला था, हर एक फाइनेंशियल ईयर का ड्यूअल एस्पेक्ट होता है। वो पिछले साल के लिए असेसमेंट ईयर है और अगले साल के लिए प्रीवियस ईयर है। ये बात मैं पहले बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ।
प्रीवियस ईयर वो होता है जिसकी इनकम पे आप टैक्स दे रहे हैं, असेसमेंट ईयर होता है जिसमें आप टैक्स दे रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर कोई एक ईयर हम ले रहे हैं, से 2024-25 ले रहे हैं, तो वो 25-26 के लिए प्रीवियस ईयर है, लेकिन 24-25 के लिए वो असेसमेंट ईयर है, ठीक है। तो करंट वर्ड लगाए इसके आगे, करंट असेसमेंट ईयर। तो अब सुनेंगे ध्यान से, अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है जी, कोई इंडिविजुअल पर जो पर्सन है वो इंडिया छोड़ के जा सकता है ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर, एंड दैट ही हैज नो इंटेंशन टू रिटर्निंग टू इंडिया, ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया, और उसकी इंडिया वापस आने की कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक। तो उस केस में टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल फॉर द पीरियड नोटेड बिलो, ये जो नीचे टाइम दिया है, इस टाइम की जो टोटल इनकम बनती है उसका टैक्स जो है इन द सेम असेसमेंट ईयर, उसी ईयर में जाने से पहले टैक्स भरना है, ठीक है जी। कौन से पीरियड बनेगा? कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर। कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट डे कौन सा होगा सर? तो मैंने क्या बताया था, ये जो यहाँ प्रीवियस और असेसमेंट ईयर होते हैं ये फाइनेंशियल ईयर होते हैं, तो फर्स्ट डे कौन सा होगा? 1 अप्रैल, ठीक है जी। तो 1 अप्रैल से लेकर प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर, मान लो उसके जाने की डेट जो है वो कोई एक डेट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 18 नवंबर। तो फॉर एग्जाम्पल 18 नवंबर को वो यहाँ से जा रहा है, तो 1 अप्रैल से लेके 18 नवंबर तक उसकी जो भी इनकम बनती है वो उसका टैक्स जो है वो जाने से पहले भर के जाएगा। क्लियर है? अब सर नहीं भर के जाएगा तो क्या ही कर लेंगे, कैसे रोकेंगे उसको, ट्रेस करेंगे? तो मैंने क्या बताया आपको, एयरपोर्ट हो या जो सी पे पोर्ट होते हैं, इन सब जगह जैसे कस्टम ऑफिसर्स होते हैं ऐसे इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी होते हैं उनका, ठीक है। तो अगर आप पे ये केस बन रहा है, आपको नोटिस आया हुआ है असेसिंग ऑफिसर से कि भाई आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो और सेक्शन 174 के तहत आप अपनी जो भी इस डेट तक का इस साल का टैक्स है वो भरे, ठीक है, और आपने वो नहीं भरा, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो आप मतलब दिल्ली से जा रहे हो तो दिल्ली का जो एयरपोर्ट होगा इंटरनेशनल, है ना, वहां पर वो उस ऑफिस में वो पहुंच जाएगी कि फला बंदा इस डेट को, क्योंकि आपने वीजा भी लगवा लिया और आपने जाने की टिकट भी कटवा ली है, ठीक है, तो वहां पहुंच जाएगी कि इस नाम का बंदा इस फ्लाइट से इतनी तारीख को इसने जाना है और उसका टैक्स नहीं आया है, तो आपको फ्लाइट पे बोर्डिंग ही नहीं करने देंगे, वो वहीं पर पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रहे कि वो टैक्स गवर्नमेंट को अपना पैसा निकलवाना आता है आसानी से, ठीक है जी। तो 1 अप्रैल से लेके वहां तक जो भी प्रोबेबल डेट है वहां तक का आपको टैक्स पहले भरना है और फिर जाना है। अब यहाँ पर दो चीजें बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ सर। लाखों करोड़ों लोग हैं जो इंडिया से जाते हैं, ठीक है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है इंडिया की, उसमें से लाखों लोग होते होंगे जो जा रहे हैं, और है ना, पूरे साल में, एक साल की अगर हम बात करें तो करोड़ों लोग ट्रेवल कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो सर कैसे वो हिसाब रखेंगे या कैसे ये नोटिस भेजते हैं? तो यहाँ पर दो चीजें समझ लो, अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो इंडिविजुअल और आपकी इंडिया वापस आने की इंटेंशन नहीं है, अब सर ये कैसे पता चले इंटेंशन नहीं है? क्या हम जाते समय रिटर्न की टिकट नहीं करा के जाएंगे तब ये मान लिया जाएगा कि हमारी वापस आने की इंटेंशन नहीं है? ये तो जरूरी नहीं है। क्या ये जरूरी है कि तुम इंडिया से बाहर जा रहे हो तो आने की रिटर्न टिकट भी कटाओगे? नहीं, तो ये जरूरी नहीं है। तो कैसे पता चले? तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है और परमानेंटली बाहर शिफ्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या करता है, अपने यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज हैं या और एसेट्स हैं वो सब बेच बाच के निकलता है। तो जब भी आप ध्यान रखना, आज की डेट में आपका हर चीज, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड सब लिंक हो रखा है, आपके बैंक से भी लिंक है, हर जगह आपकी हर छोटी बड़ी ट्रांजेक्शन पर गवर्नमेंट की नजर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, ईडी की नजर है, ठीक है। ये कैसे नजर है तो बता देता हूँ, अगर आप कोई भी एसेट आज की डेट में बेचते हैं तो जो बेच रहा है जो खरीद रहा है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होती है तो उस समय दोनों की पैन कार्ड की कॉपी लगती है, ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन पे होता है ये। तो वहां से गवर्नमेंट को, जहां आपके पैन कार्ड की कॉपी लगी, पैन कार्ड लगा, उससे गवर्नमेंट को पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद ही आप वीजा ले रहे हैं, टिकट भी ले रहे हैं, तो यहाँ से पता चल रहा है तो वो आपको एक नोटिस भेजे। और ये नहीं है कि भाई आप जरूरी ऐसा ही होगा, उनको लगा ऐसा आपकी ट्रांजेक्शन से और आपके इससे उनको ऐसा लगा
कि आप पे 174 लग सकता है सेक्शन, तो आपको नोटिस भेजेंगे सेक्शन 174 के तहत। लेकिन ये आपको क्लियर करना है। अगर आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, आप बताएंगे उसमें क्लैरिफिकेशन देंगे कि नहीं जी मेरी फैमिली यहाँ रह रही है, मैंने एक दो प्रॉपर्टी बेची है लेकिन मेरी बाकी प्रॉपर्टी यहाँ है, मेरा एक घर यहाँ है, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है वहां सेटल होने की, और मैं अपनी नॉर्मल रिटर्न जो है वो भरूंगा। तो अगर आप सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई उन्हें दे देते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये केस आप पे बने, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वाकई में ही आप जा रहे हैं तो इसमें कोई वो नहीं है, आप टैक्स भर दीजिए, और टैक्स बनता होगा तभी भरोगे। अगर मान लो 1 अप्रैल से 18 नवंबर जो मैंने एग्जांपल लिया है, उस डेट तक उसकी उतनी इनकम ही नहीं है जिसपे टैक्स लायबिलिटी बने, तो बस आप एक इंफॉर्मेशन दे दो, रिटर्न फाइल कर दो, नील रिटर्न चली जाएगी, कोई टैक्स देना नहीं है। टैक्स तो तभी दोगे जब इनकम होगी, राइट। चलो, यहाँ पर अच्छा एक चीज ये क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से। तो ये एक केस है जिसके अंदर आपको सेम ईयर में टैक्स देना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारा जो ईयर है वो है 25-26, ठीक है जी, जिसमें वो जा रहा है। ये जो 18 नवंबर मैंने डेट ली है, ये मान लेता हूँ मैं 25 है, 18 नवंबर 2025। तो 25-26 में वो जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बिल्कुल सोच के देखोगे, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट अगर मेरे पिछले जो लेक्चर्स हैं उसको देखा है और पीछे का थोड़ा भी कंसेप्ट समझ में आया होगा, तो ये बात तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सबके आ जानी चाहिए क्या, कि जब वो जा रहा है और उसको ये केस बन रहा है तो उसको 25-26 में दो रिटर्न फाइल करनी है। समझ में आया? दो रिटर्न क्यों? क्योंकि ये जो 25-26 है ये असेसमेंट ईयर है, तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा रहा होगा? 24-25। तो प्रीवियस ईयर 24-25 की तो वो एक नॉर्मल रिटर्न भरेगा ही भरेगा, है ना। प्रीवियस ईयर 24-25 की तो नॉर्मल रिटर्न भरेगा, साथ ही साथ 25-26 की भी, प्रीवियस ईयर 25-26 की भी रिटर्न यहाँ पे भरेगा, 1 अप्रैल से 18 नवंबर की इनकम की, जिसका वैसे नॉर्मल असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? 26-27। लेकिन क्योंकि ये केस बन रहा है एक्सेप्शनल केस, तो इसलिए इसकी रिटर्न उसे जाने से पहले भरनी है। तो इस तरीके से दो रिटर्न वो इसमें फाइल करेगा, एक 24-25 की जिसपे असेसमेंट ईयर 25-26 की स्लैब रेट या रेट अप्लाई होंगे, और एक 25-26 की रिटर्न भी उसी साल भरेगा जिसपे असेसमेंट ईयर 26-27 के स्लैब रेट एप्लीकेबल होंगे, राइट। तो आई थिंक ये बात बिल्कुल अच्छे से सबको समझ में आ गई है, राइट। तो ये दो केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस क्या होगा? तो तीसरा वो कौन सा केस है जिसके अंदर हमें अपनी जो सेम प्रीवियस ईयर की इनकम है उस पे हमें सेम ईयर में ही टैक्स भरना है, ना कि असेसमेंट ईयर के लिए इंतजार करना है। वो है एओपी और बीओआई। अब एओपी क्या है तो याद करो, मैंने बताया था पर्सन के अंदर एओपी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और बीओआई क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है जी। तो अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, जो कि क्या हो सकता है? कोई सोसाइटी हो सकती है, कोई क्लब हो सकता है, कोई जॉइंट वेंचर हो सकता है, कोई ट्रस्ट हो सकती है ना, किसी भी इस फॉर्म में। तो अगर आपने कोई एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाई है और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनाई है, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना ताकि कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, ये कोई पार्टनरशिप फर्म वगैरह नहीं है, फर्म बिजनेस नहीं है। एओपी बीओआई क्या होता है? कुछ लोग मिलके, पर्सन या इंडिविजुअल्स मिलके एक एसोसिएशन या बॉडी बना लेते हैं, और एक पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के लिए या पर्पस के लिए बनाते हैं, और जैसे ही वो पर्पस या प्रोजेक्ट पूरा होगा वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, होता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो हम तीन दोस्त हैं और तीनों का अपना कंस्ट्रक्शन का काम है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, आर्किटेक्चर है, कंपनी है हमारी, या इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्टर है, कुछ भी कह सकते हैं। अब मान लो गवर्नमेंट एक टेंडर निकालती है प्रोजेक्ट की, कोई हाईवे कंस्ट्रक्ट होना है या कोई भी पब्लिक वर्क ऐसा कुछ ले लेते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट एक टेंडर इनवाइट करती है। अब उस टेंडर में बहुत सारे लोग टेंडर भरते हैं, और जिसका टेंडर सही होगा, रेट भी सही होंगे, है ना, काम क्वालिटी भी है, सब कुछ है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसपे वो टेंडर पास करते हैं। तो उसी एक टेंडर के लिए मान लो हम तीन दोस्त ने मिलके वो टेंडर भरा, और एक तीनों ने मिलके एक बीओआई बना ली। इंडिविजुअल्स हैं तो क्या बनेगी? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनेगी। और सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए हम तीनों ने मिलके एक बीओआई बना ली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। उसको
है ना, स्टैम्प पेपर पे या जो भी अपनी टर्म्स वगैरह लिख के बना लिए, और वो हमने उसके नाम से, उस बीओआई के नाम से टेंडर अप्लाई कर दिया, टेंडर हमें मिल भी गया। अब वो प्रोजेक्ट है, मान लो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, सेम ईयर में ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, और उसके बाद गवर्नमेंट से जो पैसा मिलेगा हम आपस में बांट के फिर हम अलग अलग हो लेंगे, यानी वो बीओआई जो हमारी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, डिसॉल्व हो जाएगी, उसका पर्पस खत्म हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? तो अब जरा इसको समझे क्या कहता है। एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, सेक्शन 174A। तो याद रहेगा अभी तक जो ये तीसरा केस है, कौन कौन से सेक्शन आए हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। इसके सेक्शन भी आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। 172, 173 नहीं है बीच में, वो मिसिंग है, ठीक है। 172, फिर 174, 174A, फिर 175, 176, ठीक है जी। ये टोटल 5 केसेस हैं। ये सेक्शन क्या कहता है? इफ इट अपीयर्स टू द एओ, असेसिंग ऑफिसर को अगर ऐसा लगता है कि कोई एओपी या बीओआई इज लाइकली टू बी डिसॉल्व इन द असेसमेंट ईयर, कि इसी साल में, जिस साल में वो फॉर्म हुई है उसी साल वो डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनी है, तो टोटल इनकम ऑफ सच एओपी बीओआई फॉर द पीरियड, कब से कब तक, सेम वही जो पिछले वाले केस में था, फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर, यानी 1 अप्रैल से लेके डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है जी। तो यहाँ भी वही वही एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो 18 नवंबर 2025 को वो हमारी जो एओपी या बीओआई जो भी है वो डिसॉल्व हो रही है, तो 1 अप्रैल 2025 से 18 नवंबर 2025 तक जो भी इनकम है उसकी रिटर्न हमें इसी ईयर में पे करनी है, 25-26 में। फिर यहाँ पर वही बात होगी कि 25-26 में वो दो रिटर्न भरेगा, एक तो 24-25 प्रीवियस ईयर की रिटर्न भी भरेगा, और साथ ही साथ इससे इस एओपी या बीओआई की जो 25-26 की है उसकी रिटर्न भी यहाँ पर भरेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस भी। तो 3 केसेस हो गए जिसके अंदर हमें सेम प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर में इनकम अर्न कर रहे हैं उसी ईयर में हमें टैक्स देना है। अब चलते हैं अपने फोर्थ केस की तरफ, कि फोर्थ केस ऐसा कौन सा है जिसमें हमें सेम ईयर में, प्रीवियस ईयर में टैक्स देना है। असेसमेंट ईयर के लिए हमें नॉर्मल असेसमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है जी। फोर्थ केस आता है असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, सेक्शन 175। तो ये भी, अब देखो पीछे वाले केस समझ में आ गए तो भी आगे वाले बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल वही प्रोसीजर चल रहा है, सिर्फ केस बदल गया है, लेकिन ड्यूरेशन वही रहेगी, वैसे ही निकलेगी। और हर उस साल में यहाँ दो रिटर्न आपको भरनी है, एक नॉर्मल जो पिछले इस साल की है वो तो इस साल भरोगे, और साथ में इस साल की भी, इस केस में जो इनकम आ रही है उस पर भी दोगे। क्या केस है फोर्थ? असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। ध्यान रखना, यहाँ पर गवर्नमेंट को अगर थोड़ा सा भी शक होता है कि आप अपना कोई भी एसेट, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ इट अपीयर्स, इफ इट अपीयर्स टू द असेसिंग ऑफिसर, अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन जो है इज लाइकली टू सेल, ट्रांसफर के अंदर देखो क्या क्या आ रहा है, आप अपना कोई भी एसेट, अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, लिखा है ना एसेट्स, प्रॉपर्टी से हमारा क्या मतलब है, एसेट्स, कोई भी एसेट, वो लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, आपकी ज्वेलरी हो सकती है, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो आप अगर अपना उनको लगता है कि कोई भी एसेट जो है बेच रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर का मतलब किसी के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे गिफ्ट डीड कर दी या जो भी, या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ मतलब कि आपने अपनी गाड़ी ली, ले जाके खाई में फेंक दी, डिस्पोज ऑफ होगी, ठीक है जी, मतलब उसको डिस्कार्ड कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, कुछ भी। किस लिए, आगे सुनो, इसके पीछे इंटेंशन ये है, विद अ व्यू टू अवॉइड द टैक्स, ताकि आपका टैक्स बच जाए, ठीक है। ऐसी अगर कोई भी आपकी इंटेंशन है जिसमें आप अपने एसेट को बेच रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो कि आपका टैक्स बच जाए, तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो नहीं होगा, बल्कि जो भी उस पर टोटल इनकम होगी, कब से कब तक, सेम वही 1 अप्रैल, यानी फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर, यानी 1 अप्रैल से लेके द डेट व्हेन इट इज लाइकली टू डू सो, जिस डेट पे वो उस एसेट को ट्रांसफर करने वाला है, उस 1 अप्रैल से लेके उस डेट तक उस एसेट पे जो भी इनकम अराइज हुई है उस पे आपको टैक्स देना है। और ना सिर्फ टैक्स देना है बल्कि सेम ईयर में देना है, उसी प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात है कि अगर हमारा ईयर 25-26 है और जो उसका डेट ऑफ ट्रांसफर है वो
फिर से वही ले रहा हूं मैं, 18 नवंबर 2025। तो 25-26 में वो 24-25 की तो अपनी नॉर्मल रिटर्न भरेगा ही भरेगा, साथ ही साथ 1 अप्रैल से 18 नवंबर 2025 तक भी जो उसका उस एसेट पे इनकम राइज हो रही है उसका भी टैक्स वो इसी साल में भरेगा। ठीक है जी। चलो, ये 4 हो गए। अब हम बिल्कुल अपने लास्ट केस की तरफ बढ़ रहे हैं, फिफ्थ केस, जिसके अंदर भी आपको सेम ईयर पे टैक्स देना होता है जिस ईयर में आप इनकम कमा रहे हैं। और वो फिफ्थ केस कौन सा है वो देखते हैं। ठीक है जी। तो फिफ्थ केस आता है हमारा, जब अगर आप अपना कोई भी बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। फिफ्थ केस क्या आता है हमारा, डिसकंटिन्यू बिजनेस, सेक्शन 176। द इनकम ऑफ द इनकम फॉर द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, यानी सेम वही बात, 1 अप्रैल से लेके ऑफ द असेसमेंट ईयर टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, अपना आप बिजनेस जब भी बंद कर रहे हैं वहां तक का। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं। मान लो आपका जो बिजनेस है वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, कितना भी पुराना है, कब से चला आ रहा है, लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि इस साल हम ये बिजनेस बंद कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है जी। फिर वही बात, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, सेम पिछले एग्जाम्पल्स की तरह ही डेट ले रहा हूँ कि हमारा 25-26 है, बिजनेस तो मान लो 95-96 से ही चलता आ रहा है, 90 से। लेकिन इस 25-26 में हमने डिसाइड किया कि हम ये बिजनेस बंद करेंगे। और डेट वही आ गई हमारे पास, 18 नवंबर 2025। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी वही केस होगा, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 18 नवंबर 2025 तक उस बिजनेस में आपको जो भी इनकम हुई है, क्योंकि अगले साल के लिए हम वेट नहीं कर सकते, यहाँ पे रीजन बिल्कुल क्लियर है। गवर्नमेंट कह रही है अगले साल यानी 26-27 के लिए हम वेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप 25-26 में अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं। बंद कर रहे हैं तो जो भी आपकी फर्म है, कंपनी है, वो डिसॉल्व हो रही है। तो जब वो डिसॉल्व हो रही है तो अगले साल यानी असेसमेंट ईयर में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। राइट। तो जब वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो गवर्नमेंट टैक्स किससे मांगेगी? क्योंकि टैक्स तो कंपनी या फर्म के नाम पे होगा ना। इनकम किसकी है? फर्म या कंपनी या आपका सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो भी है, वट एवर। राइट। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जब आप अपना बिजनेस ही बंद कर रहे हो तो उसका जो टैक्स है वो साथ के साथ इसी ईयर में भर दो। ठीक है। तो वही कहानी है, 1 अप्रैल से लेके जो डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस है वो आपको साथ के साथ भर देनी है। तो यहाँ भी वही बात होगी, 25-26 में वो दो रिटर्न भरेगा। एक तो प्रीवियस ईयर 24-25 की रिटर्न भरेगा जो कि नॉर्मल तरीके से भरेगा, असेसमेंट ईयर है ये उसका। और साथ ही साथ 25-26 की भी ये जो डेट ऑफ इसकी जो डिसकंटिन्यू बिजनेस है वहां तक का जो भी इनकम प्रॉफिट हुआ इस बिजनेस का उस पे भी टैक्स भरेगा। क्लियर है जी यहाँ तक? अब इसमें लास्ट में एक नोट लिखा है, ये नोट जरा समझ लेते हैं। जो मैंने टोटल 5 केसेस बताए हैं यहाँ पर, ठीक है, 170, सेक्शन 172, 174, 174A, 175 और 176, इन पांचों केसेस में एक्सेप्शंस बनती है। लेकिन वो आगे क्या कहता है, इट मे बी नोटेड दैट इन द फर्स्ट 4 केसेस, जो पहले 4 केसेस हैं उसमें तो मैंडेटरी है फॉर द एओ। एओ बोले तो असेसिंग ऑफिसर, राइट। तो एओ जो है उसके लिए मैंडेटरी है टू चार्ज द टैक्स इन द सेम प्रीवियस ईयर, राइट। कि पहले 4 केसिंग में केसेस के अंदर असेसिंग ऑफिसर के लिए ये मैंडेटरी है कि वो ये केस बनाएगा ही बनाएगा, यानी सेम असेसमेंट ईयर में उसको टैक्स चार्ज करना है। लेकिन जो पांचवा केस है, लास्ट, कौन सा पांचवा केस है? डिसकंटिन्यूड बिजनेस वाला केस। इस केस के अंदर यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर को पावर दी गई है, उसको चॉइस दी गई है कि अगर वो चाहे तो वो केस बना सकता है, वो डिमांड कर सकता है कि आप साथ के साथ इसी ईयर में टैक्स दो, या फिर वो नॉर्मल असेसमेंट ईयर तक के लिए वेट कर सकता है, यानी आपको अलाउड कर सकता है कि आप नॉर्मली टैक्स दे देना। ठीक है जी। सर ऐसा क्यों? तो बिल्कुल लॉजिक क्लियर है कि अगर मान लो कोई अपना बिजनेस बंद कर रहा है और जेन्युइनली बंद कर रहा है, ऐसा उसका कोई फ्रॉड का या टैक्स उसका कोई नहीं है, तो क्या करेगा? बिजनेस बंद करने के साथ साथ वो क्योंकि आपको पता है कोई भी कंपनी को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो उसका डिसोल्यूशन की एक पूरी प्रोसेस होती है, एक पूरी प्रक्रिया होती है उसको बंद करने की। तो
टाइम लगता है, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। अर्लियर इट वाज कंपनीज एक्ट 1956, राइट। तो जो भी है, तो आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, प्रोसेस होगी, तो आप क्या कर सकते हो, एक एप्लीकेशन आप एओ को दे सकते हैं, जिसके अंदर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मैं बिजनेस ये बंद कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे इस साल का जो भी प्रॉफिट है, जो इनकम होगी इस बिजनेस की, उस पे नॉर्मल असेसमेंट ईयर तक का टाइम दे अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, आपकी उस रिक्वेस्ट के ऊपर उस पे चेक करेगा। अब उसमें वो क्या करते हैं, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं, आपने हर समय टाइम से पेमेंट किया है, कभी कोई केस नहीं बना, कुछ नहीं। तो अगर उसे लगता है कि हाँ सेटिस्फैक्ट्री, उसको आपका रीजन लगता है, आपकी रिक्वेस्ट लगती है, तो वो आपको अलाउड कर सकता है। ठीक है जी। तो ये पावर, ये डिस्क्रिशन, ये जो पावर है, यानी वो अपनी मर्जी से, अपनी सोच समझ से वो डिसीजन ले सकता है। ये सिर्फ पांचवें केस में। पहले चार केसेस में ध्यान रखना, पहले चार केसेस में असेसिंग ऑफिसर के पास भी ये पावर नहीं है कि वो किसी को अलाउड कर सके पहले चार केसेस में कि आप नॉर्मल अगले साल असेसमेंट ईयर में टैक्स दे देना। ठीक। और अगर ऐसा वो करता है, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, लेकिन मान लो उसका कोई सगा संबंधी है, रिश्तेदार है, कोई भी, और वो उसको ऐसा अलाउड कर देता है, तो ध्यान रखना इस केस में असेसिंग ऑफ, और अगर ये बात आती है या डिफॉल्ट हो जाता है, वो पर्सन को टाइम दे देता है और उसका टैक्स ही नहीं आता है, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर पे केस बन जाएगा। ठीक है, तो वो डिफॉल्टर हो जाएगा, तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेते हैं, तो उनके पास पावर ही नहीं है। सिर्फ पांचवें केस में पावर है कि वो चाहे तो एक नॉर्मल असेसमेंट के लिए अलाउड कर सकता है। तो आई थिंक ये पांचों केसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मैं बता दूं, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बीबीए का एग्जाम है, बीकॉम का एग्जाम है, या इवन प्रोफेशनल कोर्सेज में भी है, तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। और क्वेश्चन भी सीधा सीधा आता है डायरेक्ट, एक्सप्लेन द exceptions of general rule where income, general rule, that is the income of previous year is assessed and taxed during the assessment year। तो इस जनरल रूल की एक्सेप्शंस बतानी है, तो आपको ये पांचों केसेस एज इट इज जैसे मैंने यहाँ बताए हैं, इसको आपको वहां पर लिख देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी टाइप के एग्जाम में। ठीक है, तो आई थिंक ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। तो हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ पर देखे हैं, एक्सेप्शनल केसेस, इस वीडियो में, इस लेक्चर के अंदर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट्स हैं, ठीक है, वो मैं दो बताऊंगा आपको, असेसमेंट ईयर 25-26 की भी, और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए भी। दोनों असेसमेंट ईयर की मैं स्लैब रेट जो है, स्लैब रेट्स मतलब टैक्स किस रेट से देना होता है, कितनी इनकम पे क्या, वो टैक्स रेट्स की जो स्लैब रेट्स हैं, वो हम अगले लेक्चर में, अगले जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।